नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल प्रयास मंत्रा और मैं अपने इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी उनको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आपकी सहायतार्थ हिंदी साहित्य की जो सीरीज चला रखी है उसी से संबंधित एक नई वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। आज का विषय है नागरी लिपि का विकास और मानकीकरण। क्योंकि जिसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं, वास्तव में वो जो लिपि थी वो कब प्रचलित हुई और कौन कौन सी कमेटियों का सहयोग था उसे परिपुष्ट करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है। तो सबसे पहले जो है वो पॉइंट हमने लिखा है कि जो भी भाषा हम पढ़ रहे हैं, चाहे वो स्पेनिश हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो रोमन हो या अंग्रेजी हो या कोई भी भाषा, बिना लिपि के उस भाषा का कोई वजूद नहीं है। तो जिसमें उस भाषा को लिखा जाता है उसे हम लिपि कहते हैं, या लिखित ध्वनि संकेतों को भी लिपि कहा जाता है, यानी लिखावट के चिन्हों को भी हम लिपि कह सकते हैं। हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो देवनागरी है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत से ही हिंदी का जो प्रादुर्भाव हुआ है। तो अंग्रेजी जो भाषा है उसकी जो लिपि है वो रोमन, अरबी और उर्दू की लिपि है फारसी और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। तो ये जो बातें हैं वो आपको पहले से ही, यानी हम जब बच्चों को 6 ऑनवर्ड जब क्लासेस में या स्कूली जो एजुकेशन है उसमें डालते हैं, तो ये बातें सेकंड थर्ड से ही बच्चों को सिखा दी जाती हैं। अब अगला जो पॉइंट है वो है भारत की 2 प्राचीन लिपियां हैं। सबसे पहली लिपि है ब्राह्मी लिपि और उसके बाद में खरोष्टी लिपि। तो जो ब्राह्मी लिपि है उससे ही देवनागरी जो लिपि हमें भविष्य में जो मिली उसका विकास हुआ है, ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है। और रही बात जो खरोष्टी लिपि है, इसकी मान्यता है कि ये गधे के जो होंठ हैं उनसे उत्पन्न हुई है। खर और उष्टी होता है खरोष्टी। तो देवनागरी लिपि का जो प्रयोग है वो संस्कृत में, हिंदी में, मराठी में, गुजराती में, नेपाली, प्राकृत और अपभ्रंश आदि में किया जाता है। तो सिर्फ ये नहीं है कि जो देवनागरी लिपि है वो सिर्फ हिंदी संस्कृत की है, वो अन्य भाषाओं की भी लिपि है। मराठी है, गुजराती है, नेपाली है, प्राकृत और अपभ्रंश जो है, ये सभी भाषाएं उनमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। एक और चीज़ सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि जो देवनागरी लिपि है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चलती है, जबकि जो उर्दू की फारसी लिपि है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चलती है। ये संयोग से वियोग की तरफ, वियोग से संयोग की तरफ। तो थोड़ा सा इसको समझ लेना बहुत आवश्यक है। अगला जो पॉइंट है वो है सबसे महत्वपूर्ण। अब यहाँ से पूछेगा कि देवनागरी लिपि का विकास किस शती में हुआ था, तो हमारा जो जवाब है वो है 8वीं शती, क्योंकि 8th सेंचुरी में इस लिपि का विकास हो चुका था। और विकास कहाँ हुआ था? गुजरात के जो राष्ट्रकूट थे उन लोगों की यही लिपि थी। कहते हैं कि वो उस समय के गुजरात के जो राष्ट्रकूट थे वो इस लिपि में ही जो लेखन जो कार्य है वो करते थे। तो यहाँ से 2 सवाल जन्म लेते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास किस सदी में हुआ। जवाब होगा 8th शती में, यानी 8वीं सेंचुरी में। और कहाँ पर हुआ? गुजरात के राष्ट्रकूटों ने इसका विकास किया। ब्राह्मी लिपि के कई क्षेत्रीय रूपांतर थे। उनमें से एक रूपांतर उत्तरी शाखा के रूप में था जिसे हम नागरी कहते हैं।
तो कहते हैं कि जो ब्राह्मी लिपि थी उसके कई क्षेत्र थे और कई रूपांतर थे, कई बदलाव थे। उनमें से एक जो बदलाव था जो उत्तरी शाखा में था, वो जिसे हम नगरीय यानी नगरों के अंदर जो बोली जाती थी, जो उसको उसको नगरी या नागरी कहते हैं। इसी से ही इसका जो लिपि का विकास हुआ था, यानी नागरी को ही आगने वाले समय में देवनागरी लिपि के नाम से जाना गया। अगला जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है ब्राह्मी लिपि को उत्तरी शाखा का प्रयोग जब देव भाषा। देखिए, अब हमने संस्कृत को देव भाषा इसलिए लिखा है कि देवताओं की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और उसके लिए होने लगा था, और इस लिपि को देवनागरी कहा जाता है क्योंकि देवों द्वारा जो बोली गई है और देवताओं के लिए जो उसका प्रयोग हुआ है उसी को ही देवनागरी भी कहा जाने लगा। और कहते हैं कि ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा का प्रयोग था। तो जो सबसे पहले जिससे हमारा हिंदी का या देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ वही ब्राह्मी जो लिपि है, उसी उत्तरी शाखा के प्रयोग से जब देव भाषा संस्कृत के लिए होने लगा तो इस लिपि को देवनागरी कहा जाने लगा। अब महत्वपूर्ण टॉपिक है कि देवनागरी लिपि और सुधार और संशोधन। तो ये देवनागरी जो लिपि है इसमें सुधार कब हुए और क्या क्या इसमें संशोधन किया गया, तो कौन सी कमेटियों ने इसका सहयोग किया, आगे उसको हम देखने वाले हैं। तो जो पॉइंट नंबर 1 देख रहे हैं आप, तो है सर्वप्रथम बम्बई, यानी जो पहले राज्य थे अलग अलग, तो बम्बई जिस वर्तमान में इसको मुंबई कहते हैं, वहाँ के जो महादेव गोविंद रानडे, इसे नोट अवश्य कीजिएगा कि जो महादेव गोविंद रानडे ने लिपि सुधार समिति गठित की थी। सबसे पहले मुंबई में महादेव भाई ने जो है लिपि सुधार समिति का गठन किया था। उसके बाद महाराष्ट्र जो साहित्य परिषद पूना, ये पूना है, इसे पुणे में कहा गया, लिपि सुधार जो है वो योजना का गठन किया गया, यानी सुधार समिति यहाँ पर बनी, तो वहाँ पे भी उसका कार्य आगे चला। तो नेक्स्ट जो है वो 20वीं सदी में लोकमान्य तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की थी। तो ये जो है वो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी सदी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने अपने पत्र केसरी में लिपि सुधार की चर्चा की, तो जवाब होगा 20 यानी 20वीं शताब्दी में। अगर क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा के पूछे तो लोकमान्य तिलक ने 20वीं शताब्दी में किस पत्र में लिपि सुधार की चर्चा की थी, तो उत्तर होगा केसरी पत्र। और अगर ये पूछ ले केसरी पत्र जो कि 20वीं सदी में हुआ था उसमें लिपि सुधार की चर्चा की थी, तो वो किसने लिखा था, उत्तर होगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो एक ही पंक्ति से जो 2 से 3 जो प्रश्न आपके लिए बन जाते हैं। अगला जो पॉइंट है वो है वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि सुधार एवं संशोधन के प्रयास किए। तो ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछेगा कि हिंदी सुधार समिति में किस किस ने अपनी अहम भूमिका निभाई। तो सर्वप्रथम थे वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव ने इस लिपि सुधार जो एवं संशोधन जो भी प्रारूप थे उसमें कहाँ कहाँ क्या बदलाव किया गया उसकी जो है वो काफ़ी प्रयास किए थे। तो 5 जो लोग थे जिन्होंने लिपि सुधार संशोधन में प्रयास किया था, सबसे पहले था वीर सावरकर, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, काका कालेलकर और आचार्य नरेंद्र देव। अगला जो पॉइंट है वो है आपके लिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव था। अब ये जो कमेटी बनाई गई उस कमेटियों में किस किस ने क्या क्या प्रस्ताव रखा उसको देख रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने का जो सुझाव था वो था पंचम वर्ण के स्थान पर केवल अनुस्वार का जो प्रयोग किया जाए। अब पंचम वर्ण होता है जो हमारे पास स्पर्श व्यंजन है, उसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग जो है उसमें उसका जो 5वां अनुस्वार जो है उसकी बात की है। देखिए जो पंच है, ये पंच में क का पंचम वर्ण लगा है, तो उन्होंने कहा है कि इसके पंचम वर्ण को छोड़ करके उसके जगह सिर्फ एक अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। दूसरा है गंगा, गंगा में क वर्ग का पंचम देख रहे हैं आप, तो जो क वर्ग का जो पंचम है इसे कहा गया है, ये क वर्ग का जो पंचम है
इसको हटा करके सिर्फ बिंदु लगाया जाए जो कि लाइन के ऊपर लगेगा, जैसा कि आप गंगा में देख पा रहे हैं ये। तो यहाँ जो है वो डॉक्टर श्याम सुंदर दास का सुझाव बहुत ही उत्कृष्ट था। तो उन्होंने पंचम वर्ण को हटा करके उसकी जगह अनुस्वार की जो है वो बल दिया। जैसे कंबल आप देख रहे हैं तो कम जो है आधा अधूरा है, इसको अनुस्वार में कन्वर्ट किया है, और कंठ में भी अणा है तो ये भी कंठ के ऊपर हमने बिंदु या अनुस्वार के साथ में प्रयोग किया है। तो उनका भी यही प्राथमिकता है कि जो पंचम वर्ण है उसको हटा करके सिर्फ अनुस्वार का प्रयोग किया जाए। इसके साथ साथ श्रीनिवास जी भी थे जिन्होंने अपना सुझाव दिया। उन्होंने इस लिपि में महाप्राण ध्वनियाँ निकाल दी जाएं और उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों के नीचे कोई चिन्ह लगाकर उसे काम चलाया जाए। अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो अल्पप्राण यानी पहला, तीसरा और पांचवा, यानी अगर मैं क, ख, ग, घ और एंगे अगर बोलूं तो इसमें से पहला, तीसरा और पांचवा होता है अल्पप्राण, और जबकि दूसरा और जो चौथा है वो होता है महाप्राण। तो इसकी जानकारी विधिवत होनी आवश्यक है। तो श्रीनिवास जी ने भी सुझाव दिया था कि इस लिपि में यानी नागरी लिपि में महाप्राण ध्वनियों को कैंसिल किया जाए, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा समय भी लेती हैं उसको बोलने में। उनके स्थान पर अल्पप्राण ध्वनियों का प्रयोग करके जो वर्ण है उनके नीचे कोई विशेष चिन्ह लगा करके काम चलाया जाए। अगला जो पॉइंट है वो है 5 अक्टूबर 1941। इस डेट को अवश्य याद कीजिए, क्योंकि एचएससी और नेट ने भी कई बार इस जो विषय है इससे कई सारे जो क्वेश्चन है वो पूछे हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखा जाए। 5 अक्टूबर 1941 को हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग, वर्तमान में इसे इलाहाबाद या बीच में कहा गया, लेकिन फिर से इसका प्रयागराज के नाम से इसको कहा गया। तो यहाँ पर जो लिपि थी वो सुधार समिति की बैठक आयोजित की गई। उस बैठक में भी कुछ नए जो है किस्म की जो चर्चा इसकी गई, उस बैठक की डेट थी 5 अक्टूबर 1941 को। अगला जो पॉइंट है वो है सन 1947 में 1947 में भी उत्तर प्रदेश सरकार ने और आचार्य नरेंद्र देव के अध्यक्षता में लिपि सुधार समिति की जो है वो गठित की। अब यहाँ से पूछेगा कि 1947 में जो लिपि सुधार समिति थी वो कहाँ पर आयोजित की गई, तो उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, और उसके जो अध्यक्ष कौन थे वो होंगे आचार्य नरेंद्र देव। और अगर ये दोनों को पूछ ले कि आचार्य नरेंद्र देव ने लिपि सुधार समिति उत्तर प्रदेश में कब अध्यक्षता में की, तो जवाब होगा सन 1947 में। तो एक एक जो पंक्ति है हमने कोशिश की है कि उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन जो आपके लिए बना दिए जाएं। अगला है जी, इसमें उनके जो सुझाव थे, अब उस कमेटी तो बनी 1947 में, उसके सुझाव क्या थे कि ए की जो 12 खड़ी है वो भ्रामक है, व्यर्थ है। अ यानी अ से अनार, आ से आम, छोटी सी इमली, बड़ी सी आ ई उ। अगर आपने 12 खड़ी सुनी हो तो जिसमें 12 मात्राएं थी पूरी की पूरी, वो पहले टाइम में बच्चों को सिखाते थे अ आ ई उ ई ऐसे टाइप से। तो इसको जो है वो भ्रामक बताया किसने? आचार्य नरेंद्र देव ने कहा कि ये व्यर्थ है। अनुस्वार एवं पंचम वर्ण के स्थान पर सर्वत्र शून्य, यानी जो भी रेखा है, जैसे मान लो हमने लिखा संगम, तो यहाँ से जो संगम है ये यहाँ पर इसको कहा गया कि उस लाइन के ऊपर जो है वो शून्य या छोटा सा एक बिंदु उसे लगा करके काम चलाया जाए। और संयुक्त वर्णों में छ, त्र, ग को वर्णमाला में स्थान दिया जाए, जबकि जो श्रय है वो बाद में जोड़ा गया है। तो पहले संयुक्त जो वर्ण थे या संयुक्त व्यंजन जो थे वो छ, त्र, ग थे, लेकिन भविष्य में उस सुधार कमेटियों ने इसके अंदर श्रय जो है कर दिया। इसका मतलब ये स और हलंत करके र और अ से बनता है, यह है, इसको कहते हैं संयुक्त व्यंजन। अगला, उनके सुझावों को थोड़े हेर फेर के साथ स्वीकार कर लिया गया। तो ये जो नरेंद्र देव की कमेटी थी जिसके अध्यक्ष थे वो, उनके 3 विचार जो थे उनको भी थोड़ा बहुत बदल करके जो है वो वापस स्वीकार कर लिया गया कि यानी
इनकी जो बातें थी उनको प्राथमिकता दी, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन या परिवर्तन कर दिया गया था। अगला जो पॉइंट है वो है सन 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन, अब ये 1947 से थोड़ा और आगे बढ़े तो एक कमेटी बनी सन 1953 में, और उसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन। कि एक उच्च स्तरीय जो बैठक हुई जिसमें सुझाव दिया गया कि ह्रस्व यानी जो छोटा ई है, इसे हम छोटी ई की या मात्रा में मानते हैं, कि मात्रा व्यंजन से पूर्व लगाई जाए, और कुछ जो ख जो पहले ऐसे लिखा जाता था, ख घ भ, और जो ल है उसे अलग तरीके से लिखते थे, इनको ख यानी मिला करके भ में घुंडी और ध में भी घुंडी और ल को एक आधार के साथ में उसको जोड़ा जाए। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि इस तरीके जो प्राचीन चीज़ें हैं उनको बदला जाए, और जो 1953 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई उसमें सुझाव दिया गया कि जो भी आधे हैं, ह्रस्व है, उनसे पहले जो है वो व्यंजन पूर्व जो मात्रा है वो पहले लगाई जाए। देवनागरी लिपि ने अंग्रेजों की आ ध्वनि को भी अंगीकार किया। अंगीकार होता है स्वीकार करना। अ, ये जो अ है ये जो है वो कॉलेज पर लगता है। इंग्लिश का जो वर्ड है कॉलेज, उस पर इसका प्रयोग करते हैं। एक कॉलेज हुआ और एक होता है नॉलेज। तो ये जो नॉलेज है यहाँ पर भी आपको लगेगा, लेकिन लगता सिर्फ जो है वो अंग्रेजी के शब्दों पर है। तो जो अ की ध्वनि है ये अर्धचंद्राकार है जो किसी स्वर के सिर पर लगती है, उसे स्वीकार किया गया। और फारसी की क, ख, ग, ज और फ जो ध्वनियाँ हैं जिसमें नुक्ता का जो प्रयोग कर रहे हैं, तो अब सवाल ये है कि नुक्ता क्या होता है। तो नुक्ता ये देखिए यहाँ से ज और जो फ है, जो या तो ये ज में जेड में आएगा और एफ में या पी एच के अंदर। तो जितने भी जहर जो है, अगर हम लोग जहर लिखते हैं तो यह नुक्ता का प्रयोग किया जाएगा ज के नीचे, क्योंकि ये एक नुक्ता वाला है और थोड़ी आवाज़ के साथ गर्राहट जो आती है। तो उर्दू और फारसी के ऐसे शब्द हैं जो हिंदी में लिए गए, तो उसको अंगीकार किया गया। तो इसमें पहले लगता था क ख ग जो है वो ज और फ में लगता था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ज और फ को ही स्वीकार किया है वर्तमान के अंदर। और जो अगला पॉइंट है वो है लिपि सुधार के लिए समय समय पर अनेक प्रयास किए गए हैं और ऐसे अनेक प्रयास आगे होते रहे हैं। ये देखिए, सबसे पहले जो प्रयास मैं आपको बता दूं तो एक समय था जब एक समिति थी और इन समितियों ने कोशिश की कि इसे रूप बदल दिया जाए। तो इस तरह से जो अ है वो लिखा जाता था, और साथ ही साथ में ये जो है ये चलता था वर्ण, लेकिन वर्तमान में इस वर्ण को जो है वो बदल दिया गया। और पहले इस तरीके से झ झंडा लिखा जाता था, लेकिन समितियों ने इसे और सरल बना दिया, तो इस तरीके से वर्तमान में है। जबकि ये वर्ण आपके सामने है, ये प्राचीन शैली में लिखे जाते थे, अब इनका चलन नहीं है। और पहले र और व ये ख में लिखते थे, जबकि वर्तमान में इसे ख कर दिया है। तो ये भी विभिन्न जो प्रारूप समितियां थी जिन्होंने भी इसमें लिपि सुधार किया था, उन लोगों ने इसे कालांतर में बदलाव जो है करके ताकि मानक भाषा के अंदर डाल दिया, जिससे अधिक से अधिक जो लोग हैं वो हिंदी की जो जाने और उसको पढ़ें और उसकी जो गहनता या उसकी गूढ़ता है उसको समझें। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करूँगा कि हमारा ये प्रयास आपको काफ़ी हेल्प देगा, और हमारी उम्मीद है कि हम ऐसा अपने प्रयास से किसी की थोड़ी बहुत भी सहायता करेंगे तो हमारा ये कार्य जो है वो फलीभूत हो जाएगा, ऐसी कामना करते हैं। और अगर आपका कोई सुझाव है तो उसके लिए बहुत बहुत स्वागत। कभी भी आप अगर कोई दिक्कत है तो उससे करेंगे, और बहुत ही जल्दी आप मेरे फेसबुक पेज से भी जुड़ जाएंगे, वहाँ पर भी आपको एक क्लास मिल जाएगी। साथ ही साथ में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके जितनी भी PDF हमारे पास है उनको आप सहजता से वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो आप लोगों की हेल्प के लिए। और भविष्य में भी और कुछ नई वीडियो आप तक लाते रहेंगे।
तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। धन्यवाद।